हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग? अच्छे होंगे। लास्ट टर्न पे हम लोगों ने एथिक्स का फर्स्ट लेक्चर कंप्लीट किया था और मैंने बताया था कि आज से हम लोग एथिक्स पढ़ना शुरू कर रहे हैं। ठीक है, तो आज हम लोग जो यूपीएससी और यूपीपीसीएस के फोर्थ पेपर एथिक्स में जो सिलेबस का फर्स्ट पॉइंट है उसको यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं। उस फर्स्ट पॉइंट्स के रिगार्डिंग जो चीज़ें हम लोग डिस्कस कर सकते हैं उसकी आज हम चर्चा करेंगे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है और समझेंगे कि कैसे सिलेबस को ब्रेक करके एक एक पॉइंट पे बात करना ज़रूरी है। ठीक है, अगर आप इसके पहले वाला लेक्चर आपने नहीं देखा है तो चैनल पे जा कर के क्लास फर्स्ट लेक्चर 1 आप वहाँ पे ढूंढ लीजिएगा, उसको देख लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सिलेबस में अगर आप जाएंगे तो उसके शुरुआत में ही जो पहला पॉइंट है सिलेबस का वो ये है कि मानवीय क्रियाकलापों में नीति शास्त्र के सार तत्व, ध्यान दीजिएगा, सार तत्व इसेंस बोलते हैं इंग्लिश में। नीति शास्त्र के सार तत्व पहला पॉइंट, पहला वर्ड। इसके निर्धारक डिटर्मिनेंट्स इंग्लिश में बोलते हैं, ये दूसरा शब्द। और परिणाम कॉन्सिक्वेंसेस, ये तीसरा शब्द। तो यहाँ पे हमें एक ही स्टेटमेंट में नीति शास्त्र के 3 तत्वों के बारे में पूछ लिया गया है ना, कि मानवीय क्रियाकलापों में नीति शास्त्र के सार तत्व से आप क्या समझते हैं, नीति शास्त्र के निर्धारकों से आप क्या समझते हैं, नीति शास्त्र के परिणाम से आप क्या समझते हैं। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे इन तीनों को अलग अलग करके एक एक के बारे में डिस्कस करते हैं। राइट, हम लोग पहला पॉइंट उठाते हैं, सार तत्व इसेंस। क्या है सार तत्व? देखिए, नीति शास्त्र की तो बात कर ही रहे हैं। किसी भी वस्तु, किसी भी व्यक्ति, किसी भी वर्ड में जितना भी आप क्रिएशन देख रहे हैं, गॉड के द्वारा क्रिएशन किया गया है, उस हर एक वस्तु का अपना एक सार तत्व होता है। फॉर एग्जाम्पल मैं बात करूं जैसे पानी का अपना एक सार तत्व है। सार तत्व का बोले तो एक विशेष गुण, जैसे पानी का विशेष गुण क्या है? बहना। अगर पानी का बहना गुण ही खत्म हो जाए तो पानी कैसे रहेगा? सूरज का सार तत्व क्या है? प्रकाश देना। अगर सूरज प्रकाश देना ही बंद कर दे तो उसका तो अस्तित्व ही खत्म हो गया ना। पानी बहना ही बंद कर दे तो उसका तो अस्तित्व ही खत्म हो गया। इन द सेम सेंस जो सार तत्व है वो किसी भी वस्तु पे हमेशा उपस्थित होता है। बिना वस्तु के सार तत्व के वस्तु का अस्तित्व ही विनष्ट हो जाता है। ठीक है ना, तो वही हम लोगों ने यहाँ पे देखा कि जो सार तत्व है एक अनिवार्य गुण होता है। ठीक है, जो कि उस वस्तु में या उस व्यक्ति में सदैव विद्यमान रहता है। अगर इसको वस्तु से अलग कर दिया जाए तो वस्तु का स्वरूप ही नष्ट हो जाएगा। ठीक है ना। अब हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं नैतिकता की, नैतिक नीति शास्त्र की। तो नीति शास्त्र के रिस्पेक्ट में सार तत्व क्या हो सकता है, या नीति शास्त्र के सार तत्व क्या हो सकते हैं? तो अगर हम बात करें नीति शास्त्र की तो नैतिकता की व्याख्या करने के लिए ये आवश्यक है कि आपके पास 2 चीज़ें होनी चाहिए जिसको हम बोलते हैं, पहला मूल्य और फिर आवश्यक दशाएं। अगर आपको नीति शास्त्र की व्याख्या करनी है तो क्या चाहिए आपको? एक तो मूल्य चाहिए और आवश्यक दशाएं चाहिए। मूल्य क्या चीज़ है? मूल्य एक तरह से वैल्यूज, यानी वो चीज़ें हैं जो एक तरह से कह सकते हो कि नीति शास्त्र का खजाना है। बिना मूल्यों के नीति शास्त्र का कोई मतलब ही नहीं है, कोई अर्थ ही नहीं है। अगर मूल्यों की एग्जिस्टेंस खत्म कर दी जाए तो नीति शास्त्र का एग्जिस्टेंस भी खत्म हो जाना है ना। फॉर एग्जाम्पल बात करें तो सच्चाई, ईमानदारी, सद्भाव, करुणा, दया, मानवता, सहिष्णुता, परोपकारिता, तो ये जो क्वालिटीज़ हैं इन सबको हम लोग मूल्य कहते हैं। और अगर मनुष्य के संदर्भ में बोले तो मानव मूल्य कहते हैं।
अगर मानव से इन मूल्यों को हटा दिया जाए तो मानव और पशु में कोई अंतर नहीं रहेगा, है ना। इसलिए ये मूल्य इतने ज़रूरी हैं, इतने आवश्यक हैं मानव सभ्य समाज के लिए। तो नीति शास्त्र की व्याख्या के लिए, नैतिकता की व्याख्या के लिए जो बेसिक दो कंडीशंस हैं कि मूल्यों का होना आवश्यक है, दूसरा कुछ आवश्यक दशाओं का भी होना आवश्यक है। वो कौन सी आवश्यक दशाएं हैं? जैसे कि आप जिसके भी नैतिकता की बात कर रहे हैं, जिस व्यक्ति के नैतिकता की बात कर रहे हैं, जिस व्यक्ति के किसी कर्म की नैतिकता की बात कर रहे हैं, उस व्यक्ति में विवेक का होना आवश्यक है। उस व्यक्ति में विवेक का होना आवश्यक है। अगर वो व्यक्ति विवेकशील नहीं है तो फिर हम वहाँ पे नैतिकता की बात नहीं कर सकते। कोई व्यक्ति पागल है, ठीक से सोच समझ नहीं सकता है, तो ऐसे व्यक्ति की नैतिकता की चर्चा नहीं की जा सकती है, क्योंकि जब वो मानसिक रूप से सक्षम ही नहीं है कि क्या उचित है क्या अनुचित है इसका वो निर्धारण कर सके, तो उसके द्वारा किए गए किसी भी कार्य की उचित या अनुचित के रूप में व्याख्या करने का कोई सेंस नहीं होता है। विवेक ही वो चीज़ है जो हमें यानी कि मनुष्यों को पशुओं से श्रेष्ठता प्रदान करता है, पशुओं से अलग बनाता है। विवेक ही हमें ये जानने समझने का मौका देता है कि कोई भी कार्य उचित है या अनुचित है, ठीक है ना। पशुओं के पास बहुत ज़्यादा विवेक नहीं होता है। कुछ एक आध पशु या प्रजातियां हटा दें थोड़ा बहुत विवेक रखती हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा यानी कि मनुष्यों की तरह विवेक नहीं होता है। तो आवश्यक दशाओं में पहली चीज़ हमने देखी विवेक। दूसरी चीज़ क्या है? संकल्प की स्वतंत्रता। जी हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट है संकल्प की स्वतंत्रता। क्या चीज़ है संकल्प की स्वतंत्रता? संकल्प क्या है? बिना किसी दबाव के अपनी इच्छानुसार किसी कार्य को संपन्न करने की स्वतंत्रता ही संकल्प की स्वतंत्रता कहलाती है ना। आप जो करना चाह रहे हैं उसको करने के लिए स्वतंत्र हैं या नहीं। आपके ऊपर कोई बाहरी दबाव तो नहीं डाला गया कि दबाव डाल के आपकी कोई काम कराया जा रहा हो। ऐसी स्थिति में फिर आपके द्वारा जो काम किया जाएगा उसकी नैतिकता का परीक्षण करना उचित नहीं होगा। नैतिकता का परीक्षण वहीं होगा जहाँ पे संकल्प की स्वतंत्रता विद्यमान हो, ठीक है। तो संकल्प की स्वतंत्रता, अगर आपसे परिभाषा पूछी जाए कि संकल्प की स्वतंत्रता से आप क्या समझते हैं, तो भाई संकल्प की स्वतंत्रता सीधा सा तात्पर्य है कि बिना किसी दबाव के इच्छानुसार कर्म करने की स्वतंत्रता ही संकल्प की स्वतंत्रता है। अब संकल्प की स्वतंत्रता का प्रतिपादन करने के लिए किसी व्यक्ति में, किसी मानव में संकल्प की स्वतंत्रता का एग्जिस्टेंस कैसे हो सकता है, व्यक्ति में कौन सी वो चीज़ें होनी चाहिए ताकि वो संकल्प की स्वतंत्रता का धारण कर सके। पहली चीज़ है आवश्यक दशा में पहली दशा है सामर्थ्य, यानी व्यक्ति में सामर्थ्य तो होनी चाहिए। सामर्थ्य विहीन व्यक्ति के लिए कोई संकल्प ही नहीं है। कोई संकल्प ही नहीं है तो कुछ नैतिकता उचित या अनुचित जैसी कोई बात ही नहीं करना है, ठीक है। तो संकल्प की स्वतंत्रता के लिए जो पहली आवश्यक दशा है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? सामर्थ्य। दूसरी आवश्यक दशा है विकल्पों की उपस्थिति, ठीक है ना। विकल्पों की उपस्थिति का मतलब ये है कि आपके पास जो भी करना है उसको करने के कई विकल्प मौजूद होने चाहिए। जैसे कि आप रास्ते से जा रहे हैं, रास्ते पे कोई एक एक्सीडेंट हो गया है, एक आदमी चोट आ गई है, वो आदमी लेटा हुआ है। अब आपके पास विकल्प है कि आप चले जाइए अपने काम से जहाँ जा रहे हैं। दूसरा विकल्प ये है कि आप उसको ले जा करके प्रायिकता के आधार पे उसको अस्पताल तक ले जाइए, उसको ट्रीटमेंट दिलाइए, उसके परिजनों को सूचित कीजिए। तो यहाँ पे आपके पास विकल्प हैं, है ना। एक भिखारी भूखा हुआ रोड के किनारे बैठा हुआ है, आप निकल जाइए, कोई मतलब नहीं है, बैठा रहने दीजिए। दूसरा आपने थोड़ी सी दया दिखाई, करुणा दिखाई, उसको कुछ भोजन दिला दिया। तो आपके पास यहाँ पे विकल्पों की एक संख्या है। आप चुन सकते हैं कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। जहाँ पे चुनाव की स्थिति है वहाँ पे कहेंगे कि संकल्प की स्वतंत्रता एग्जिस्ट करेगी, है ना।
तीसरा पॉइंट क्या है? ज्ञान एवं उद्देश्य। आप जो भी कर रहे हैं उसको करने का आप में ज्ञान है कि नहीं है, उसको करने का आप में ज्ञान है कि नहीं है, और उसका उद्देश्य क्या है। मान लीजिए कि आप एक सॉफ्टवेयर के अच्छे जानकार हैं, ठीक है, तो सॉफ्टवेयर के अच्छे जानकार हैं, आपको अच्छी तकनीकी का ज्ञान है, तो आप उस ज्ञान का उपयोग किसी भारत सरकार के प्रक्रम के कंप्यूटरों को हैंग होने से बचा सकते हैं, या खुद किसी बैंक का बैंकिंग सिस्टम हैंग करके उसको बर्बाद कर सकते हैं। तो आपके पास ज्ञान तो है, आपके पास चुनाव करने का विकल्प भी है कि आप क्या चुनें, उसको विड्रॉय करें, डिस्ट्रॉय करें, या उसको संजो दें। तो संकल्प की स्वतंत्रता इन 3 आवश्यक दशाओं पर डिपेंड करती है, और जो नैतिकता की व्याख्या है उसके लिए मूल्य और आवश्यक दशाएं ये होना ज़रूरी है। तो हम लोगों ने बात किया कि जो हमारा नैतिकता का सार तो है, इसेंस है, उसको कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं हम लोग। ठीक, अब हम लोग बात करते हैं कि नीति शास्त्र के निर्धारक क्या हैं, वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जो नैतिकता को निर्धारित करती हैं, नैतिकता को निर्धारित करती हैं। भाई नैतिकता क्या चीज़ है? नैतिकता में एक ही तो चीज़ होती है कि सामाजिक मानव के कर्मों का उचित या अनुचित के आधार पर निर्धारण किया जाता है ना। तो नीति शास्त्र में वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जो निर्धारक हो सकती हैं, वो कौन कौन से आधार हैं जिनके आधार पे सामाजिक मानव के कर्मों का निर्धारण किया जा सकता है, या वो कौन कौन से ऐसे फोर्स हैं जो किसी व्यक्ति की नैतिकता को निर्धारित करते हैं। ठीक है, देखिए जब निर्धारक की बात करते हैं तो जो पहला है वो है स्रोत। अब स्रोत में भी 2 चीज़ें आ जाती हैं, बाह्य स्रोत और आंतरिक स्रोत। बाह्य स्रोत की बात करते हैं, किसी व्यक्ति की नैतिकता के निर्धारण के बाह्य स्रोत की बात करते हैं, तो वहाँ पे बाह्य स्रोत में हमारे पास कानून आ जाता है, दूसरा समाज आ जाता है, तीसरा धर्म आ जाता है। इस धर्म को ज़्यादा बेहतर होगा कि धर्म की जगह पंथ लिख लो, या धर्म और पंथ दोनों शब्द अपनी अपनी जगह, इसको एक चौथा पॉइंट भी बना सकते हो, ठीक है, या पंथ को हटा ही देते हैं, धर्म ही पर्याप्त है। पंथ का अर्थ तो रिलीजन में चला जाएगा और फिर वहाँ एक अलग चीज़ हो जाएगी। मेरे हिसाब से नैतिकता और पंथ से कोई ऐसा कनेक्शन नहीं है कि उसको उसका स्रोत बताया जा सके। आंतरिक स्रोत क्या है? हमारी अंतरात्मा। बहुत ही इम्पॉर्टेंट वर्ड है अंतरात्मा, कई बार अंतरात्मा के ऊपर क्वेश्चंस आ चुके हैं मेंस में, तो आप लोगों को इसको ठीक से पढ़ना है। ठीक है, आगे आने वाले पॉइंट्स में हम लोग इसके बारे में और डिस्कस करेंगे कि अंतरात्मा का कब कैसे कहाँ यूज होता है, कब हम लोग अंतरात्मा का उपयोग करेंगे, कब उपयोग नहीं करेंगे, सारी चीज़ें आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो निर्धारकों के रूप में पहली चीज़ आपने पढ़ी कि स्रोत, क्या क्या स्रोत हो सकते हैं निर्धारक के? कानून हो सकता है, आपको कानून के हिसाब से काम करना है, कानून के हिसाब से आपकी नैतिकता निर्धारित होगी कि आपको हेलमेट लगा के जाना है कि नहीं जाना है। आप हेलमेट लगा के नहीं जा रहे हो तो आप कानून का उल्लंघन कर रहे हो, हेलमेट लगा के जा रहे हो तो आप कानून के साथ जा रहे हो, यानी कि आपका नैतिक कर्म हो रहा है ना। ओके, ऐसे ही समाज के कुछ नियम होते हैं, ऐसे ही कुछ धर्म के नियम होते हैं, है ना। दूसरा, कर्म का परिणाम, आप जो काम कर रहे हो उसका परिणाम क्या आने वाला है, आप परिणाम से भयभीत होकर के भी अपने कार्यों को संचालित करते हो। ठीक है ना, तो नैतिकता का परिणाम भी ये निर्धारित करता है, कर्म का परिणाम भी ये निर्धारित करता है कि आप क्या करें क्या ना करें। दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट, कर्ता की भावना या उद्देश्य, जो व्यक्ति काम कर रहा है उसकी भावना क्या है, उसका उद्देश्य क्या है, ये चीज़ भी ये निर्धारित करता है कि वो नैतिक है कि नहीं है। ठीक है, परिस्थितियां, संदर्भ, जो काम किया जा रहा है, जो व्यक्ति काम कर रहा है, किस संदर्भ में काम कर रहा है, किन परिस्थितियों में काम कर रहा है, ये चीज़ भी निर्धारक है। साधन साध्य विवाद बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसकी हम लोग खूब चर्चा करेंगे साधन साध्य विवाद की। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जो हमारे गांधी थे, गांधी मत के अनुसार साधन और साध्य दोनों की पवित्रता होनी चाहिए, दोनों की पवित्रता आवश्यक है। और यही अगर हम कार्ल मार्क्स की बात करें, कार्ल मार्क्स के अनुसार
आपको इन किन प्रकारेण साधन तक पहुंचना है, साधन तक पहुंचना है। यहाँ जाने के लिए आपका साध्य कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, यानी उचित अनुचित कुछ भी हो सकता है, सबको वो सही मानता है, बशर्ते कि आपका जो, मैंने उल्टा बोल दिया, आपका जो साध्य है, आपको साध्य तक पहुंचना है, उसके लिए आपका साधन कुछ भी हो सकता है। यानी किसी भी साधन से आप साध्य तक पहुंच सकते हैं, आपका साधन कुछ भी हो जाए, उसको इस बात से फर्क नहीं पड़ता वो नैतिक है कि अनैतिक है, ऐसा कार्ल मार्क्स का मानना है। लेकिन गांधीवाद क्या कहता है? गांधीवाद कहता है कि आपको अपने साध्य तक पहुंचने के लिए, साध्य तक पहुंचने के लिए जो साधन अपनाना है वो साधन नैतिक ही होना चाहिए, नैतिक ही होनी चाहिए। यानी कि साध्य की पवित्रता तभी उसमें अक्षुण्ण रह पाएगी जब आप साधन को पवित्र बनाए रखेंगे। तो यहाँ पर हमने 2 पॉइंट डिस्कस किए, पहला सार तत्व, दूसरा निर्धारक। नीति शास्त्र के सार तत्व, नीति शास्त्र के निर्धारक। अब नीति शास्त्र के परिणाम की बात करेंगे, ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। उसके लिए आप लगातार चैनल से कंटिन्यूटी बनाए रखेंगे, सब्सक्राइब कर लेंगे। एक पॉइंट हम लोग और डिस्कस कर देते हैं, नैतिकता और मूल्य में संबंध। कई बार ये सीधे एग्जाम में पूछा जा चुका है, ठीक है ना। तो बहुत ही थोड़े शब्दों में, नपे तुले स्टेटमेंट में देख लेते हैं मोटा मोटा। जो मूल्य है, अभी मैंने बताया कि मूल्य क्या है, ये मूल्य है, ह्यूमन वैल्यूज ये लिखी हुई है। जो मूल्य है वो नीति शास्त्र के सार तत्व हैं, यही तो हम अभी पढ़ रहे थे कि नीति शास्त्र के सार तत्व, नैतिकता की व्याख्या के लिए मूल्यों की भी आवश्यक है और आवश्यक दशाओं की भी आवश्यकता है। तो वही चीज़ यहाँ पे आई कि जो नीति शास्त्र है, मूल्य उसके सार तत्व हैं। अगर मूल्यों को खत्म कर दिया जाए तो मूल्य विहीनता की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। किस चीज़ की? मूल्य विहीनता की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। जब मूल्य विहीनता की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी, हमारे पास कोई आधार ही नहीं रहेगा, तो वहाँ पे कहेंगे कि उचित अनुचित का निर्धारण कठिन हो जाएगा। ये उचित और अनुचित का निर्धारण ही तो होता है भाई नैतिकता में, नीति शास्त्र में। और क्या करते हैं हम लोग? उचित अनुचित का निर्धारण ही तो करते हैं। तो अगर मूल्य ही नहीं है तो किसके आधार पे उचित अनुचित का निर्धारण करेंगे, है ना। तो मूल्यों की उपस्थिति आवश्यक है, बिना मूल्यों के मूल्य विहीनता की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी और उचित अनुचित का निर्धारण कठिन हो जाएगा। पहला पॉइंट, जब नैतिकता और मूल्यों के बीच में संबंध लिखेंगे तो पहला पॉइंट ये हो गया आपका। दूसरा पॉइंट क्या होगा? मूल्य मानव आचरण के निर्धारक हैं। बिल्कुल सीधी सी बात है, अगर हमारे पास इन मूल्यों को कोई आधार ही नहीं है तो हम किस चीज़ का आचरण करेंगे? झूठ बोलेंगे, सच बोलेंगे, सद्भावना रखेंगे, अशांति फैलाएंगे, झगड़ा करेंगे। तो हमारे पास आधार तो होना चाहिए कि हमें पता तो होना चाहिए कि क्या चीज़ सही है क्या चीज़ गलत है। जब पता है तो हम सही करेंगे, गलत नहीं करेंगे, ठीक है ना। तभी तो हमारे मानव के आचरण को कोई निर्धारित करेगा। तो जो हमारे मूल्य हैं वही हमारे मानव के आचरण को निर्धारित करते हैं। ये नैतिकता के मापदंड भी हैं। जब हम अपने आचरण को समाज में लाते हैं, अपने आचरण से जैसा व्यवहार करते हैं वो व्यवहार हमें समाज के प्रति, समाज वही नज़रिया हमारे प्रति डेवलप कर लेता है कि हमारा जो कर्म है वो नैतिक है कि नहीं है। जीवन के मार्गदर्शक हैं, सीधी सी बात है, जीवन का मार्गदर्शन भी करते हैं, है ना। अच्छा, तीसरा पॉइंट में आप क्या कह सकते हैं? मूल्य नैतिकता के आदर्श हैं, बिल्कुल सही बात है, आदर्श हैं। मानव जीवन के परिष्कारक हैं, मानव जीवन को परिष्कृत करते हैं, अच्छा बनाते हैं, श्रेष्ठ बनाते हैं, है ना। सुखद मानवीय जीवन, सुखद मानवीय जीवन की स्थापना में उपयोगी एवं सहायक है। सुखद मानवीय जीवन क्या है? कि चारों तरफ शांति हो, सद्भाव हो, सच्चाई हो, ईमानदारी हो। तो जब ये सारे मूल्य समाज में होंगे तभी तो मानवीय सुख प्राप्त होगा, चारों तरफ मानवीय सुखद जीवन प्राप्त होगा, उसमें उपयोगी और सहायक है। ये कर्तव्य शास्त्र भी है। कर्तव्य शास्त्र क्या है? मैंने पहली क्लास में बताया था, जो क्या करना है क्या नहीं करना है का बोध ही कर्तव्य शास्त्र है। कर्तव्य शास्त्र में क्या पढ़ते हैं कि जो करना है या जो नहीं करना है। नीति शास्त्र का ही दूसरा नाम मैंने बताया था कर्तव्य शास्त्र है। नीति शास्त्र को ही आचार शास्त्र या कर्तव्य शास्त्र कहते हैं, ठीक है ना। तो ये हम लोगों ने आज एक अपने सिलेबस का
पहला पॉइंट उठाया और उसके ये चीज़ें डिस्कस करी। ठीक है, बहुत ही लिमिटेड वर्ड है और ज़्यादा लिखा हुआ नहीं है, क्योंकि बहुत ज़्यादा लिखने का आपके पास एग्जाम में टाइम नहीं होता है। इन कॉन्सेप्ट को दिमाग में रखेंगे तो इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा आप उसका उत्तर लिखने की स्थिति में होंगे। जैसे मूल्य से आप क्या समझते हैं, विवेक से आप क्या समझते हैं, संकल्प की स्वतंत्रता से आप क्या समझते हैं, नीति शास्त्र के निर्धारकों का उल्लेख कीजिए, उनमें से किसी एक के बारे में पूछ लेगा, है ना। नैतिकता और मूल्य में संबंध बताइए। ठीक है, तो बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं और इसके एग्जाम्पल्स भी आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है ना, तो बिल्कुल मन लगा के पढ़िए और कोशिश करिए कि अच्छे से अच्छे एग्ज़ाम में परफॉर्म कर पाए और बिल्कुल निराश होने की कोई ज़रूरत नहीं है। एक चीज़ हमेशा याद रखिए कि आदमी बहुत मेहनत कर रहा है, बहुत मेहनत कर रहा है, और अगर उसको अपनी मेहनत का फल नहीं मिल रहा है तो ये बिल्कुल मान के चलिए कि वो फल कहीं ना कहीं आपका स्टोर किया जा रहा है। गॉड ने उसको कहीं ना कहीं स्टोर करके रखा हुआ है। और अगर आप अपने पथ पे, अपने कर्तव्य पथ पे डटे रहे तो एक दिन वो फल आपको ब्याज समेत वापस मिलने वाला है। कंडीशन ये है कि आप पथ से विमुख ना हों, पथ से विमुख ना हों, सब कुछ छोड़ छाड़ के अवसाद की स्थिति में पहुंच के घर वालों या खुद को परेशान ना करें। कर्म पे डटे रहें, ईमानदार रहें, ठीक है, नैतिकता के साथ पढ़ाई करते रहें, आपको रिजल्ट मिलेगा ही। ऐसे हजारों एग्जाम्पल है कि आप बहुत सारी मेहनत कर रहे हैं, हो सकता है कि उस मेहनत का तत्काल फल ना मिले, लेकिन अगर आप अपने कर्तव्य पथ पे डटे हुए हैं तो उस मेहनत का कभी ना कभी, किसी न किसी एक पर्टिकुलर टाइम के बाद में ब्याज सहित फल जरूर मिल जाता है। इस बात को हमेशा ध्यान पे रखिएगा और इसको ध्यान पे रखते हुए अपनी दिनचर्या को आगे बढ़ाइएगा। ठीक है, कई बार देखिए मैंने ये भी देखा हुआ है, सुना हुआ है कि हमारे जो अच्छे कर्म होते हैं, हमारे जो अच्छे कर्म होते हैं, जब हम अच्छे कर्म करते हैं तो हमारी बॉडी में एक बहुत ही पॉजिटिव हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं, और वो जो पॉजिटिव हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं हमारे भविष्य को सुखमय बनाने पे बहुत सहायक होते हैं। इवन हमारे भविष्य को तो सुखमय बनाते ही हैं, हमारे माध्यम से हमारे आने वाली जनरेशन के जीवन में भी बहुत सारे पॉजिटिव चेंजेस लाने के लिए वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो हमेशा अच्छे कर्म करिए। ठीक है, अच्छे हार्मोन्स बॉडी में आएंगे, वो हार्मोन्स आपके दिमाग को, आपके शरीर को, आपकी ऑरा को और आपकी ऊर्जा को उस दिशा में ले जाएंगे जहां से आपका कुछ अच्छा होने वाला है, आपका प्लस आपके आने वाली जनरेशन का। ठीक है, तो इतना काफ़ी है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।